Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Viro War. हम जानेंगे वायरो वॉर के बारे में. The first known Viro War, an organism that eat viruses has been found. पहली बार जो वायरो वॉर है जो कि एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ईट करता है वायरस को, इसको पाया गया है. तो ये वायरो वॉर डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये है क्या और ये क्या करता है. तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि वायरस को खाता है, इसको पाया गया है. की फाइंडिंग्स क्या है? टू प्लैंकटन ऑर्गेनिज्म नेम्ड हाल्टेरिया एंड पैरामीशियम कैन नॉट ओनली फीड ऑन वायरस बट ऑल्सो थ्राइव बाय कंज्यूमिंग देम. तो दो आपका प्लैंकटन ऑर्गेनिज्म है जिनका नाम क्या है? हेल्टेरिया और दूसरे का पैरामीशियम. ये सिर्फ फीड ही नहीं करते वायरस के ऊपर बल्कि थ्राइव करते हैं कंज्यूम करके उनको. Scientists found that a species of Halteria, which are microscopic ciliate that populate fresh water throughout the world, can eat huge number of infectious chloroviruses, both share an aquatic habitat. साइंटिस्ट ने पाया है कि जो स्पीसीज है आपका हेल्टेरिया का, जो कि माइक्रोस्कोपिक सिलिएट है, जो कि पॉपुलेट करते हैं फ्रेश वाटर में पूरे विश्व के, ये ईट करते हैं ह्यूज नंबर इन्फेक्शियस क्लोरोवायरस का और दोनों ही शेयर करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट को. The researcher also note the different pattern of consumption between Halteria and Paramecium as the formerly used chlorovirus as a source of nutrient and while the later this consumed the virus, it did not grow much in population. जो रिसर्च है उसमें नोट किया गया है कि जो अलग अलग पैटर्न है कंजम्पशन का दोनों को लेके हेल्टेरिया और पैरामीशियम के बीच में. हेल्टेरिया जो है वो क्या करता है? क्लोरोवायरस को उपयोग करता है सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट के तौर पे, जबकि आपका पैरामीशियम जो है ये इसको कंज्यूम करता है वायरस को, जिस कारण उसका जो पॉपुलेशन वो ग्रो नहीं करता है. Additionally, the consumption of chlorovirus could have a profound impact on the carbon cycle. और एडिशनली जो कंजम्पशन होता है क्लोरोवायरस का, इसका प्रोफाउंड इंपैक्ट देखा जा सकता है कार्बन साइकिल पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रबर प्लांटेशन इन त्रिपुरा अफेक्टिंग मंकी वेजिटेशन सजेस्ट पेपर. जो आपका एक पेपर है, रिसर्च आर्टिकल है, उसमें बताया गया है कि जो रबर प्लांटेशन किया जा रहा है त्रिपुरा में, ये अफेक्ट कर रहा है मंकी को, वेजिटेशन को वहां के. तो जानेंगे इसके बारे में हम. फिर मेजर फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट का, इसको भी हम समझेंगे. The research article, Impact of Monoculture Rubber Plantation on Human Primate and Plant Diversity in South Tripura, had warned against monoculture farms and suggests eco-friendly measures to increase biodiversity. जो रिसर्च आर्टिकल है इम्पैक्ट ऑफ मोनोकल्चर रबर प्लांटेशन ऑन नॉन ह्यूमन प्राइमेट एंड प्लांट डाइवर्सिटी इन साउथ त्रिपुरा, इसने वार्न किया है मोनोकल्चर फार्म के खिलाफ और सजेस्ट किया है कि इको फ्रेंडली मेजर्स लेना चाहिए इंक्रीज करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को. मेजर फाइंडिंग क्या है इसका? The conversion of tropical forest into monoculture plantation has a major effect on non-human primate and plant species. जो कन्वर्सन है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मोनोकल्चर प्लांटेशन के ऊपर, इसका मेजर इफेक्ट देखा जा सकता है नॉन ह्यूमन प्राइमेट और प्लांट स्पीसीज के ऊपर. जैसे कि जो टर्न किया जा रहा है फॉरेस्ट को नेचुरल रबर प्लांटेशन के लिए त्रिपुरा पे, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है नॉन ह्यूमन प्राइमेट स्पीसीज के ऊपर और वहां के वेजिटेशन के ऊपर उस रीजन के. ह्यूमन आर ओवर यूजिंग द वर्ल्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. जो ह्यूमन है वो ओवर यूज कर रहे हैं वर्ल्ड के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को. एज पर WWF एवरी ईयर अबाउट 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट. जो आपका वर्ल्ड वाइड फंड है उनके अनुसार हर एक साल 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया है वो लॉस्ट हो रहा है. A large proportion of primary forest in India has been converted into monoculture plantation like tea, oil palm, teak and natural rubber. और एक जो लार्ज प्रोपोर्शन है प्राइमेट फॉरेस्ट का भारत में, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है मोनोकल्चर प्लांटेशन के लिए, जैसे कि टी हो गया, ऑयल पाल्म हो गया, टीक हो गया, नेचुरल रबर हो गया, इस सबको ग्रो किया जा रहा है वहां पे. इम्पैक्ट ऑन एनिमल, क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका एनिमल्स के ऊपर? द नंबर ऑफ मंकीज इन द रबर प्लांटेशन एरिया इज मच लोअर देन इन द नियर बाय फॉरेस्ट एंड द प्राइमेट स्पेंड लेस टाइम इन द रबर प्लांटेशन. जो नंबर है मंकी का रबर प्लांटेशन एरिया पे वो काफी लोअर है अगर हम कंपेयर करें नियर बाय फॉरेस्ट से. तो और जो प्राइमेट है वो स्पेंड करता है लेस टाइम रबर प्लांटेशन पे. Due to the growing rubber plantation, they do not get enough food which make their survival difficult. This threaten the species and primate can go extinct, disrupting the environment natural state. और जो रबर प्लांटेशन है, ग्रोइंग रबर प्लांटेशन के कारण क्या हो रहा है? इनफ फूड उनको नहीं मिल पा रहा है, जिन कारण उनका जो सर्वाइवल है वो डिफिकल्ट हो गया है. ये थ्रेटन कर रहा है इस स्पीसीज को, प्राइमेट का, और हो सकता है कि आने वाले समय में ये एक्सटिंक्ट भी हो जाए. ये डिस्टर्ब करेगा इन्वायरमेंट के नेचुरल स्टेट को, क्योंकि हमें ये पता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है. What is the importance of non-human primate? क्या इंपॉर्टेंट है नॉन ह्यूमन प्राइमेट का? नॉन ह्यूमन प्राइमेट आर ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस टू ट्रॉपिकल बायोडाइवर्सिटी एंड वेरियस इकोसिस्टम. जबकि नॉन ह्यूमन प्राइमेट है ये सेंट्रल इंपॉर्टेंस रखता है ट्रॉपिकल बायोडाइवर्सिटी और वेरियस इकोसिस्टम के लिए. ये जो ह्यूमन होता है नियरेस्ट बायोलॉजिकल रिलेटिव इसके, और जो प्ले करते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल बहुत सारे सोसाइटी के लाइवलीहुड, कल्चर, रिलीजन और के ऊपर इस पेपर का मानना है.
This primate help in the pollination, seed dispersion, seed germination of many plant and they are essential seed predator in some ecosystem. और ये जो प्राइमेट होते हैं वो मदद करते हैं पॉलिनेशन में, सीड डिस्पर्सन में, सीड जर्मिनेशन में बहुत सारे प्लांट के, और ये इसेंशियल सीड प्रिडेटर भी होते हैं कुछ इकोसिस्टम के लिए। सॉल्यूशन सजेशन, जो सॉल्यूशन सजेस्ट किया गया इस प्रॉब्लम के लिए, बिल्डिंग इको फ्रेंडली रबर प्लांटेशन, इन्हें बिल्ड किया जाए इको फ्रेंडली रबर प्लांटेशन को, ग्रोइंग फ्रूटिंग प्लांट इन रबर प्लांटेशन एरिया, मेंटेनिंग स्पेसिफाइड डिस्टेंस सो एनिमल आर मोर अट्रैक्टेड टू देम। ग्रो किया जाए फ्रूटिंग प्लांट को रबर प्लांटेशन एरिया पे, मेंटेन किया जाए एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस को ताकि जो एनिमल है वो और ज्यादा अट्रैक्ट हो वहां के लिए। Various plants should also be kept intact at the edge of rubber plantation and around the water bodies, which provides shelter or food habitat for many animals in this area. और बहुत सारा जो प्लांट है वो उसको इंटैक्ट रखना होगा एजेस में रबर प्लांटेशन के और वाटर बॉडीज के पास, ताकि वो प्रोवाइड कर सके शेल्टर या फूड हैबिटेट को बहुत सारे एनिमल्स के लिए इस एरिया पे। The agroforestry system allow rubber plant, forest vegetation, and edible and usable full planted together and keep that proper interval, which is economically suitable and also will help conserve biodiversity. जो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है ये अलो करता है रबर प्लांट को, फॉरेस्ट वेजिटेशन को, एडिबल और यूजफुल प्लांटेड जो कि एक साथ होंगे प्रॉपर इंटरवल पे। ये इकोनॉमिकली सुटेबल भी होता है और ये मदद करता है कंजर्व करने में बायोडाइवर्सिटी को। जो अदर इम्पैक्ट पड़ रहा है मोनोकल्चर फार्मिंग का, हम इसको भी समझेंगे, फिर प्राइमेट क्या है इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कंटिन्यूअस मोनोकल्चर या जो मोनोक्रॉपिंग है सेम स्पीसीज का जो कि ग्रो किया जा रहा है ईयर आफ्टर ईयर, जिसके कारण अनसस्टेनेबल इन्वायरमेंट जैसे कि बिल्डिंग ऑफ डिजीज, प्रेशर, रिड्यूसिंग पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, ये सब देखा जा रहा है। और इसके कारण अनसर्टेन सर्कमस्टेंसेस मोनोक्रॉपिंग के कारण हो रहा है, जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ये रिड्यूस कर रहा है जो अवेलेबिलिटी है कुछ न्यूट्रिएंट का और डिग्रेड कर रहा है सॉइल को। मोनोकल्चर जो है इस कारण सॉइल को एग्जॉस्ट कर रहा है, जहां पे सॉइल जो है वो डिप्लीट हो जा रहा है न्यूट्रिएंट से। प्राइमेट क्या होता है इसको समझते हैं। दे आर मेंबर ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड इंटेलिजेंस ग्रुप ऑफ मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, मंकी एंड एप्स। प्राइमेट जो है ये मेंबर है सबसे ज्यादा डेवलप्ड और इंटेलिजेंस ग्रुप ऑफ मैमल्स के, जैसे कि ह्यूमन, मंकी और एप्स आते हैं। 14 स्पीसीज ऑफ नॉन ह्यूमन प्राइमेट ऑकर इन इंडिया, 6 स्पीसीज ऑफ मकाऊ, 5 ऑफ लंगूर, 2 ऑफ लूजेस एंड 1 स्पीसीज ऑफ गिवन एप। 14 स्पीसीज है नॉन ह्यूमन प्राइमेट के जो कि पाए जाते हैं भारत में, जिसमें 6 स्पीसीज मैकाऊ का है, 5 लंगूर का है, 2 लोसेस का है, 1 स्पीसीज गिवन या एप का है। ये आप देख सकते हैं जो रबर प्लांटेशन जो है कहाँ कहाँ हो रहा है, जहाँ पे आप कॉटन, रबर और जूस सबके प्लांटेशन को देखेंगे और रबर के बारे में जानेंगे इसके माध्यम से। रबर प्लांटेशन त्रिपुरा का इफेक्ट कर रहा है मंकी वेजिटेशन को। नेचुरल रबर एक पॉलीपोर है आइसोप्रीन का, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको ऑब्टेन किया जाता है लेटेक्स से, नंबर ऑफ ट्रॉपिकल ट्री के, जिसको हम पैरा रबर ट्री भी कहते हैं या हेविया ब्रेसिलेनिस के नाम से भी जानते हैं। एज की अगर हम बात करते हैं 32 ईयर्स होता है प्लांटेशन में। सॉइल कैसा चाहिए तो वेल ड्रेन और वेल वेटर सॉइल होना चाहिए, जैसे कि लेटराइटिक टाइप, अलुवियल या सेडिमेंट्री टाइप। प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल कम से कम 100 रेनी डेज होना चाहिए साल का, और टेम्परेचर जो है 20 से 34 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। ह्यूमिडिटी जो है 80% होना चाहिए। 2000 आवर्स सनशाइन के लिए होने चाहिए और एब्सेंस होना चाहिए स्ट्रॉन्ग विंड का, ये जरूरी है बेस्ट रिजल्ट के लिए। उपयोग क्या है इसका तो जो नेचुरल रबर है उसको प्रिफर किया जाता है सिंथेटिक रबर के ऊपर, क्योंकि ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ शो करते हैं, वाइब्रेशन डैम्पनिंग प्रॉपर्टी होता है इनका, और ये टियर रेजिस्टेंस होता है। इस कारण जो है नेचुरल रबर को प्रिफर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राईलैंड। तो हम जानेंगे अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राईलैंड के बारे में। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO has released this report under the framework of FAO Green Urban Areas Program। तो जिसने रिलीज किया इस रिपोर्ट को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिलीज किया इस रिपोर्ट को अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राईलैंड को, जो फ्रेमवर्क है उनका FAO ग्रीन अर्बन ओवरसीज प्रोग्राम के अंतर्गत। की पॉइंट हाईलाइटेड बाय द रिपोर्ट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हाईलाइट किया गया इस रिपोर्ट में। 35% ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली, मेक्सिको सिटी एक्सेट्रा आर बिल्ट ऑन द वर्ल्ड ड्राईलैंड। यानी जो 35% वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिटी जो है, जिसमें कि न्यू दिल्ली, मेक्सिको सिटी और भी कई सारे सिटी आते हैं, ये बिल्ड किया गया है वर्ल्ड के ड्राईलैंड के ऊपर। Urban policy have yet to incorporate forestry and greening strategy in the majority of dryland city। और जो अर्बन पॉलिसी है ये अभी तक नहीं इनकॉर्पोरेट की है फॉरेस्ट्री और ग्रीनिंग स्ट्रेटेजी को मेजोरिटी ऑफ ड्राईलैंड सिटी पे, जिसको कि करना आवश्यक है। क्या रिकमेंडेशन दिया गया इनके द्वारा, सिलेक्ट लोकल ट्री फॉर ग्रीनिंग स्पेसिंग, यानी सिलेक्ट करने की बात कही गई है लोकल ट्री को ग्रीन स्पेसिंग के लिए। बिल्ड लोकल कैपेसिटी एंड इन्वॉल्व द कम्युनिटी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ओनरशिप, बिल्ड किया जाए लोकल कैपेसिटी को, इन्वॉल्व किया जाए कम्युनिटी को, ताकि क्रिएट किया जाए एक सेंस ऑफ ओनरशिप का। क्रिएट पॉलिसी फॉर अर्बन ग्रीनिंग, तैयार करना होगा पॉलिसी को अर्बन ग्रीनिंग के लिए।
ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम GUO, इसके बारे में हम जान लें। GUO प्रोग्राम कंट्रीब्यूट टू FAO ग्रीन सिटी इनिशिएटिव 2020 which aim to improve the livelihood of urban and peri-urban population in at least 100 city in the next 3 years। जो आपका ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम है GUO, ये कंट्रीब्यूट करता है FAO के ग्रीन सिटी इनिशिएटिव को 2020 का, जिसका मकसद है इंप्रूव करना लाइवलीहुड को अर्बन और पेरी अर्बन पॉपुलेशन के लिए कम से कम 100 सिटी में नेक्स्ट 3 ईयर पे। ऑब्जेक्टिव क्या इस प्रोग्राम का? टर्न ड्राई लैंड सिटी इनटू ग्रीन अर्बन ओएसिस, बदला जाए ड्राई लैंड सिटी को ग्रीन अर्बन ओएसिस के रूप में। स्ट्रेंथन किया जाए ओवरऑल रेसिलेंस टू क्लाइमेटिक, हेल्थ, फूड एंड इकोनॉमिक क्राइसिस को। रिड्यूस किया जाए जो इम्पैक्ट है अर्बनाइजेशन का बायोडाइवर्सिटी के ऊपर और सराउंडिंग नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर। ड्राईलैंड होता क्या, हम इसको भी समझते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP डिफाइन ड्राईलैंड अकॉर्डिंग टू एन एरिडिटी इंडेक्स विच इज द रेशियो बिटवीन एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन एंड पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। ड्राईलैंड आर लैंड विद एरिडिटी इंडेक्स ऑफ लेस देन 0.65। जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ये डिफाइन करता है ड्राईलैंड को उसके एरिडिटी इंडेक्स के अनुसार, जो कि रेशियो होता है एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन और पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपोरेशन के ऊपर। ड्राईलैंड वैसा लैंड है जिसका आपका एरिडिटी इंडेक्स जो है वो लेस देन 0.65 होता है। ड्राईलैंड सिस्टम जो है वो इकोसिस्टम को कैरेक्टराइज करता है लैक ऑफ वाटर से। ये इंक्लूड करता है कल्टिवेटेड लैंड को, स्क्रब लैंड, श्रब लैंड, ग्रास लैंड, सवाना, सेमी डेजर्ट और ब्लू डेजर्ट को। ये जो है अराउंड 41% है अर्थ के लैंड का, मेनली ये एशिया और अफ्रीका पे है। इससे रिलेटेड जो न्यूज आया था इसके पहले, previously in October 2022, Hyderabad has bagged prestigious World Green City Award presented by the International Association of Horticulture Producers for its initiative Green Garland to the state of Telangana, Telangana Ku Harit Haram. Hyderabad also bagged the award in the Living Green for Economic Recovery and Inclusive Growth। ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसको दिया गया, कौन सा अवार्ड है इस कारण। तो इसके पहले अक्टूबर 2020 में क्या हुआ था, 22 में क्या हुआ था, तो हैदराबाद को मिला था प्रेस्टिजियस वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड का, जिसको प्रेजेंट किया गया था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर के द्वारा, जो उनका इनिशिएटिव था ग्रीन गार्लैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। हैदराबाद को अवार्ड मिला है लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ का भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया टेक ओवर एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन लीडरशिप। तो भारत ने टेक ओवर कर लिया है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन लीडरशिप को। तो कौन अब ये लीडरशिप किसका कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी हाल ही में इंडिया ने टेक ओवर किया है जो चार्ज था सेक्रेटरी जनरल का एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन लीडरशिप का। 4 साल के लिए भारत ने इसको लिया है। तो हम जानेंगे एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन लीडरशिप के बारे में। एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 32 मेंबर कंट्री ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन। जो आपका एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 32 मेंबर कंट्रीज का एशिया पैसिफिक रीजन के। APPU जो है एक लौटा रिस्ट्रिक्टेड यूनियन है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का इस रीजन पे, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। इट एम्स टू एक्सटेंड, फैसिलिटेट एंड इंप्रूव पोस्टल रिलेशन बिटवीन मेंबर्स कंट्री। इसका मकसद है एक्सटेंड करना, फैसिलिटेट करना और इंप्रूव करना पोस्टल रिलेशन को मेंबर्स कंट्री के बीच में। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड पर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्लेन रिसीव अंडर ओम्बड्समैन स्कीम राइज 9.39% इन 2021-22 RBI। तो RBI ने बताया है कि जो कंप्लेन रिसीव किया गया है ओम्बड्समैन स्कीम के अंतर्गत उसमें राइज देखा गया है 9.39% का 2021-22 के समय पे। तो हम समझेंगे इसके बारे में, फिर RBI के इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में भी जानेंगे। तो जो वॉल्यूम है कंप्लेन का जिसको रिसीव किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ओम्बड्समैन स्कीम के अंतर्गत, जो कि कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन सेल, इसमें देखा गया है कि इंक्रीज है 9.39% का अगर हम इसको कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से। तो जो टोटल कंप्लेन जिसको रिसीव किया गया 2021-22 पे वो 42% जो कि रिलेटेड है डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट ऑफ से ट्रांजेक्शन का। एनुअल रिपोर्ट ऑफ ओम्बड्समैन स्कीम 2021-22 के अनुसार RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, जो RBI का इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम इसके बारे में हम समझते हैं। ये आपका एक एमलगमेट है 3 ओम्बड्समैन स्कीम का RBI का, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, ओम्बड्समैन स्कीम ऑफ NBFC 2018 और ओम्बड्समैन स्कीम ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। यानी जो आपका 3 ओम्बड्समैन स्कीम RBI का उसका ये एमलगमेशन है। यूनिफाइड ओम्बड्समैन स्कीम प्रोवाइड कर रहा है कि रिड्रेस किया जाए कस्टमर कंप्लेन को जो कि इन्वॉल्व करता है डिफिशियंसी इन सर्विसेज को, जिसको रेंडर किया गया है RBI रेगुलेटेड इंटाइटेड बैंक के द्वारा, NBFC के द्वारा और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर के द्वारा। अगर ग्रीवेंस को नहीं रिजॉल्व किया जाता है सेटिस्फेक्शन में कस्टमर के, तो रिप्लाई करना है 30 डेज के अंडर रेगुलेटेड इंटाइटी के पास आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोचार्ट के माध्यम से क्या रोल है ओम्बड्समैन का। तो ये अवार्ड कंपनसेशन देता है, सर्च करता है प्रीमाइसेस को, स्टैब्लिश करता है एडवाइजरी कमिटी को, कंस्टिट्यूट करता है इंस्पेक्शन टीम को, एग्जामिन करता है विटनेस को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.